अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली और उससे होने वाली तबाही पर, और ख़ास तौर पर मोर इम्पॉर्टेंटली कि इन हालात में क्या ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं जिनसे इंसानी जान और माल को महफूज बनाया जा सके। अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों तक जो डिस्कशन हो रही थी क्लाइमेट चेंज पे, वो कॉन्फ्रेंसेस में होती थी, किताबों में या रिसर्च पेपर तक महदूद थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमली तौर पे जो क्लाइमेट चेंज से नुकसानात हैं, जो तबाही है, वो किस हद तक पाकिस्तान को मुश्किल में डाल रही हो। ये कितना बड़ा चैलेंज है। सिर्फ इस साल जो मानसून में बारिश हुई, सैलाब आए, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स हुए, उससे पाकिस्तान में 771 अमवात हुई हैं। और अगर हम जाएं थोड़ा सा पीछे, 2022 में जब पूरे मुल्क में बड़ा सैलाब आया था, 1985 अमवात हुई थी, और हुकूमत के मुताबिक जो नुकसानात हुए थे पाकिस्तान को, उसका हजम $30 बिलियन का था। और इसीलिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2022 ये कहता है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा गया है। और अब चैलेंज ये है पाकिस्तान के लिए कि अगर सिचुएशन तब्दील ना हुई, हमने वक्त पर इकदाम ना लिए, इस खतरे से निपटा नहीं, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 2050 तक पाकिस्तान को जो GDP लॉस है वो 18 से 20% का होगा। यानी हमें फौरी तौर पे इकदाम लेने की ज़रूरत है। तो आज पूरे इस प्रोग्राम में हम दो सवालात पर फोकस करेंगे। हमारा पहला सवाल ये है कि मुल्क को यकीनन ग्लोबल वार्मिंग से मौसमियाती तब्दीली का सामना तो है, लेकिन क्या हमारी नाकिस गवर्नेंस, जंगलात का बेहंगम कटाव और बगैर मनसूबाबंदी और नाजायज़ तामीरात ने इस मसले को मज़ीद संगीन कर दिया है। और आज इस प्रोग्राम में हमारा दूसरा सवाल है, वो ये होगा कि जंगलात कट चुके हैं, शहर बन चुके हैं, अब वो क्या अमली इकदाम हैं जो बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही से हमें बचा सकते हैं, यानी कि इसका हल क्या है। आज हमारे साथ पैनल पे इस डिस्कशन के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे कराची से मेयर कराची के मुर्तज़ा वहाब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब जो कि KP को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे एडवाइज़र है फॉर फाइनेंस, लेकिन कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे। हमें अली तौकीर शेख साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर नौशीन हफीज़ साहिबा जो कि माहिर हैं शहरी मनसूबाबंदी की। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह साहब जो कि आबी वसाइल के माहिर हैं। हमें डॉक्टर इमरान अहमद साहब कराची से ज्वाइन करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। यकीनन ग्लोबल वार्मिंग से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं वो एक बड़ा मसला है, लेकिन हमारी बुरी प्लानिंग, बुरी गवर्नेंस, जिसमें मैंने जैसे कहा डिफॉरेस्टेशन एक मसला है, नाजायज़ तजावुजात ये एक मसला है, ये इस प्रॉब्लम को कितना संगीन बना देता है पाकिस्तान के लिए? शहजाद साहब, तीन चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो दोगलापन चल रहा है, और अगर इस दोगलापन के लिए पाकिस्तान ने नहीं, पूरे साउथ ने आवाज़ अगर नहीं उठाई, तो फिर ये तबाहियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं इसी तरह चलती रहेंगी। पूरी दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जो तकरीबन 45 से 47% कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पैदा करते हैं, यानी तकनीकी चीज़ों को छोड़ें, दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है उसमें दो ममालिक जो हैं वो 45 से 47% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से एक मुल्क ने तो छुट्टी करवा दी पूरी दुनिया की और उन्होंने बोला भाग जाओ, कोई हमारा ताल्लुक नहीं है क्लाइमेट की किसी भी चीज़ से। जी, अमेरिका। दुनिया के जो 8 बड़े ममालिक हैं वो तकरीबन 65 से 70% कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और ग्लेशियर फट रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप जरा हैरान कुन और जरा हिपोक्रेसी दुनिया की देखें कि वो 7 या 8 ममालिक जो दुनिया का 70% कार्बन इमिट कर रहे हैं, वही 7-8 ममालिक दुनिया का 85% जो ग्रीन फाइनेंसिंग का पैसा है उसे ले रहे हैं। कमाल नहीं है? यानी पैकमैन की तरह कुछ मुल्क जो हैं वो दुनिया का क्लाइमेट खा रहे हैं, और जो मुल्क उनके क्लाइमेट को खाने की वजह से तबाह हो रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए 15% है, और उन 8 ममालिक के लिए जो क्लाइमेट को खा रहे हैं, दुनिया की बर्बादी कर रहे हैं, उनके लिए 85% फाइनेंसिंग है। तो सबसे पहला मसला तो ये है कि हम यहां से जाते हैं, हमें वो टिकट दे के बुलाते हैं, होटलों में रखते हैं, हम इसी में बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं, हमें कॉप में बुला लिया, हमें यूनेप में बुला लिया, हमें UNDEFA में बुला लिया, हम यहां से सूट पहन के चले गए, वहां पे सिफर रिप्रेजेंटेशन होती है, सिफर रिप्रेजेंटेशन। और वो मामलात
जो शोर और गुगा गुल गुपाड़ा जो आप यहां पे जियो पे मचा रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वे कर दिया, पाकिस्तान ने नया फंड बना दिया, कभी को प्रोग्राम करके मुझसे पूछे कि वो जो फंड बनाए हैं उनमें से आज तक पाकिस्तान को कितने पैसे मिले हैं जी? कितना शोर आपने, कितना हुआ कि कॉप में पाकिस्तान ने एक लॉस एंड डैमेज फंड जो है पाकिस्तान की लीडरशिप में बन गया। पिछले साल तक उसमें $70 मिलियन था, जिसमें से सिफर पाकिस्तान को मिला। सिफर से भी कम कुछ हो सकता है। और अब जो है कमिटमेंट 300-350 मिलियन डॉलर की हुई है, उसमें से भी अभी तक माने हमें कितना मिला है? सिफर। अच्छा। अभी मैं आपको फंड बाय फंड इसकी तफसील दे सकता हूं कि पाकिस्तान को ये तमाम तबाही जो आपको नजर आ रही है, जिसकी जिम्मेदारी उन 8 ममालिक पे है जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसमें से पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? तो जवाब है सिफर टका। अब चलें इस बात को, हिपोक्रेसी की बात को छोड़ देते हैं। अभी इसकी तफसील आप जितना चाहेंगे, जिस फंड की बात करना चाहेंगे, जिस प्रोजेक्ट की बात करना चाहेंगे, मैं आपसे करूंगा। मैं करना चाहता हूं ये बात, डॉक्टर साहब, मैं दुनिया के और पाकिस्तान के सामने लाना चाहता हूं कि ये बड़े बड़े नाम जो हैं, उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी असल हकीकत क्या है। अभी मैंने प्रोजेक्ट्स पे बात नहीं शुरू की, अभी तो मैंने सिर्फ फाइनेंशियल ड्रॉडाउन पे बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली एज ए फेडरल मिनिस्टर इन चीजों को आप देखते भी रहते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपने हमें बता दिया कि क्या सिचुएशन है और दुनिया की हिपोक्रेसी क्या है। अब मैं चाहता हूं कि हम सवाल पर आ जाए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिनेरियो है, जो तबाही हो रही है, उसमें ऑब्वियसली एज आई सेड क्लाइमेट चेंज का तो एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारी अपनी गलती कितनी है और हमारी मिस गवर्नेंस की वजह से क्या इसकी जो संगीनियत है, इससे जो तबाहकारी है, वो क्या बहुत ज्यादा हो रही है? जी, दुनिया का दोगलापन जो है ना सर, वो तो है बेइंतहा, और हमारी जो अपनी जाती जिम्मेदारी और तबाही की जिम्मेदारी है, वो उससे कुछ थोड़ी सी ज्यादा होगी। यानी हैरत की बात है, मुझे वजीर आजम ने हुक्म दिया कि आप गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं। अब ये तबाही से पहले मैं गया हूं वहां पर जी, और 48 घंटे के अंदर मैंने 750 किलोमीटर वहां पे गाड़ी चलाई सर। 45 नहीं, 48 में के बाद तो मैंने वजीर आजम को दी ब्रीफिंग, और उसके बाद आप मान लें कि 10-12 घंटे में और था। तो 750 किलोमीटर गिलगित बल्तिस्तान में मैंने ट्रेवल किया, और 25 किलोमीटर मैंने ट्रैक किया ग्लेशियर्स की बेसिस के ऊपर, देखने के लिए कि इन्होंने जो वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए थे वो लग गए हैं या नहीं लगे हैं। जब मैं उन रास्तों से गुजरा और मैंने तबाही देखी, तो मुझे पता यह चला कि भाई ये तो तबाही के रास्ते के अंदर जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं और जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सियासी तौर पे भी और ब्यूरोक्रेटिकली भी कनेक्टेड लोग हैं, उन सब ने होटल बना रखे हैं। किसी ने होटल बना रखा है, किसी ने रिजॉर्ट बना रखा है, और वो पानी के रास्ते में है। और 80,000 रुपया रात, एक रात का किराया लेने के लिए सीजन में, ये जो उनके बाले होते हैं या गार्डर होते हैं सरिये के, जब वो सैलाब आके इन होटलों को गिराता है तो वो मिसाइल बन जाते हैं उन कच्ची आबादियों के लिए जहां पे जाके वो लगते हैं। तो जब ग्लेशियर से, चाहे ग्लेशियर मेल्टिंग हो, उसका फर्क अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ग्लेशियर मेल्टिंग से सैलाब का क्या है, क्लाउड बर्स्ट क्या है और ग्लॉफ क्या है, इस सब बात को छोड़ दें। जब पानी तबाही करने के लिए आता है तो उसके रास्ते में पानी को परवाह नहीं कि किस अमीर आदमी का, किस ताकतवर आदमी का होटल है। वो वहां से बोल्डर, आपके इस कमरे जितने बड़े बोल्डर हुए, तिनकों की तरह उड़ते आते हैं नीचे कच्ची आबादियों की तरफ, और उनके रास्ते में जो होटल हैं वो मिसाइल बन जाते हैं, और जो आबादियां बना रखी हैं वो सब मिसाइल बन जाती हैं, और वो नीचे जाने वाली कच्ची बस्तियां गरीब लोगों के मकानों को ऐसे उड़ाती हैं जैसे, यानी कमाल है इस मुल्क के यानी ताकतवर लोगों का जो तरीका कार है कि ये एनओसी किसने दिए। जो मनाजिर हैं बड़े खौफनाक है। इनफैक्ट सवात में हमने देखा था 2022 में जो रिवर के बिल्कुल करीब होटल्स वगैरह थे वो तबाह हुए, उन्हीं जगह दोबारा तामीरात भी होगी। मैं जरा चाहूंगा कि अली साहब आपको भी इसमें इंक्लूड करें। अब सवाल ये, शहजाद साहब मैं माफी चाहता हूं, सवाल ये उठता है कि ये एनओसी देने वाले लोग कौन है? हम ही है ना जी। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं वजीर हूं, कई लोग हैं यहां पे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, कई लोग हैं जो इस मामले को कब से देख रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो जंगलात को काटते हैं। वाहिद चीज जो पानी के आड़े आती है, या बड़े बड़े बोल्डर या छोटे बोल्डर जब आ रहे होते हैं, तो वाहिद चीज जो उन्हें रोक सकती है वो जंगल है ना भाई। बिल्कुल। तो जब जंगल की आप कटाई कर देंगे
और काट के उनके लॉग्स जो हैं उनको साइड पे रख देंगे, तो जब तबाही आती है तो वो कटे हुए लॉग्स जो हैं 30-30 फुट के, वो भी उसी तरह आते हैं जैसे गिरते हुए होटलों की कंक्रीट आती है। इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएं। अली साहब, ये जो नंबर्स है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के, उसके मुताबिक पिछले 30 सालों में पाकिस्तान का जो कवर्ड एरिया है फॉरेस्ट का, वो 18% से कम हुआ है, यानी कि तकरीबन 7 लाख हेक्टर्स। हम चाहे बात कर ले कि हम जंगलात को वापस बना रहे हैं, हम दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन एरिया कम हो रहा है। और ना सिर्फ ये मौसम पे फर्क डालता है, बल्कि जैसे अभी कहा लैंडस्लाइडिंग हो, फ्लैश फ्लड्स आए, उसको रोकने में भी ये हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, लेकिन हम इसकी तबाही कर रहे हैं। जी, अनफॉर्चुनेटली हमने दरख्त को एज टिम्बर देखा, एज वुड देखा, हमने उसको एज कार्बन सिंक नहीं देखा। हमने उसकी वैल्यू ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट होता है उसकी रिचार्जिंग के लिए नहीं देखी। हमने ये नहीं देखा कि सॉइल को वैसे स्टेबलाइज कैसे करता है। जो बोल्डर्स आपको बुनेर में नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि ऊपर ब्लास्टिंग के साथ माइनिंग होती है। जब माइनिंग होती है अपनी मर्ज़ी का मार्बल या ग्रेनाइट निकाल के ले जाते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी होता है, और बाकी रॉ बड़े बड़े बोल्डर्स को वहाँ पे छोड़ जाते हैं। जब इस किस्म का इंसिडेंट होता है, टोरेंशियल रेन या क्लाउड बर्स्ट, तो वो तिनकों की तरह आते हैं। मलिक साहब ने बिल्कुल सही कहा, कोई रेगुलेशन नहीं है। हम अपनी डिफॉरेस्टिंग में जैसे लकड़ी की जरूरत तो हो सकती है, वो लोग कहेंगे कि सर्दियों में हम क्या करें, हमारे पास गैस तो नहीं है, लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। लॉज बनाने की कोई लिमिट नहीं है। हाँ। मगर अगर आपने कंट्रोल करना हो तो आप सेक्शन 144 के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप पहले अपनी नीयत तो बतलाएं ना। नीयत में मलिक साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, एलीट हाईजैक बहुत ज़्यादा है, पूरी पावर पे उसने कैप्चर किया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कोर कमांडर, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाते जब तक आप स्टेट लेवल का वो डिसीजन ना करें। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि दरिया के किनारों के ऊपर या वाटर बॉडी के किनारों के ऊपर कितने फुट तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। कहते हैं कि 200 फुट तक नहीं हो सकती। मुझे बतला दीजिए किस लॉ में है। सिंध में और होगा, पंजाब में कुछ और होगा, केपी में कुछ और होगा। हालांकि हिली एरियाज़ के लिए रिक्वायरमेंट कुछ और है, फ्लैट एरिया के लिए कुछ। सवात में जो 40% घर तबाह हुए थे 2022 में, वो 50 मीटर के इर्द गिर्द के एरियाज में थे, रिवर बेड के। अब देखिए ना, तो हमारी गवर्नेंस की जो फेलियर है उसका कोई क्या कहते हैं, उसका काउंटर आर्गूमेंट कोई नहीं है। अब उसकी दो एक वजूहात हैं, वो ज़रूर अंडरस्टैंड करनी। सिर्फ ये नहीं कि डिप्टी कमिश्नर फेल हो गया या चीफ मिनिस्टर को फेल हो गया जी। बात यह है कि जब आप टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग करेंगे, आपके सारे फैसले जो हैं वो प्रोविंशियल कैपिटल में या फेडरल कैपिटल में होंगे, तो ये बॉटम अप डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। जब बॉटम अप डिसीजन होगी, जब वहाँ पे किसी तहसील में या किसी डिस्ट्रिक्ट में लोग कोई रिसोर्सेज की एलोकेशन करेंगे या अपना बजट बनाएंगे, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे हमने किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं होने देना, कोई घर नहीं बनने देने। सारी वजह पेशावर से बैठ के बुनेर के मसाइल नहीं हल हो सकते। तो जो टॉप डाउन हमारी डिसीजन मेकिंग है उसके साथ एलिनेशन बहुत ज़्यादा है। जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनकी एक रिवेंजफुल रिलेशनशिप हो गई है नेचर के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। वो कहते हैं हर कोई लूट रहा है तो मैं भी काट के ले जाता हूँ, 4 पैसे कमाता हूँ। सो मेरे ख्याल में इस चीज़ को टर्न अराउंड करना ज़रूरी है। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल परसों कहा है ना कि जी अनफॉर्चुनेटली हमने कोई लेसन ड्रॉ नहीं किया है जी, तो मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसमें, कि लेसन ये है कि आप टॉप डाउन को छोड़ के ज़रा नीचे से देखने की कोशिश करें कि ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं। वाई इज़ दैट कम्युनिटी इज़ आइसोलेटेड फ्राम नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्यों है कि सारी शामलाट्स को हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं हर प्रोविंस में। ये जो शामलाट होती हैं, जो कम्युनल लैंड्स होती हैं, वो बायोडाइवर्सिटी का हब होता है, वो फॉरेस्ट्री का हब होता है, वो आपके नेचर को प्रोटेक्ट करता है, वो आपकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स को क्लीन एयर देता है। अगर हम उसी के साथ एक एडवर्सरी रिलेशनशिप बना लें जो पिछले 3 डेकेड में बहुत स्ट्रांगली बन गई है, तो वो बहुत ज़्यादा हम हेल्पफुल काम नहीं कर रहे होंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि कराची में भी अभी जो बारिशें हुई उसमें हमने देखा कि पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लोगों का नुकसान भी हुआ, और इसके बाद आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया को आपने एड्रेस किया और आपने बताया कि कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 40 मिलीमीटर बारिश जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। उससे ज़्यादा होगी तो फिर ऑब्वियसली वक्त लेंगे, नाले आप साफ़ भी कर दें, जब तक पानी का बहाव आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा उसमें नालों में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है। अब कराची बड़ा शहर है, 2-2.5-3 करोड़ की आबादी है उसकी, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन भी इतनी हो चुकी है। मेरी कल आपसे बात हुई थी और आपने मुझे कुछ मिसालें भी दी थी। अब ज़रा बताइएगा कि इतना बड़ा अगर शहर है और उसमें मैसिव कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताते हैं कि नाले जो हैं उस पर भी कंस्ट्रक्शन हुई है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं।
क्या किया जा सकता है और ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर ये ना होता तो क्या इतना ज्यादा इंपैक्ट ना होता बारिशों का? फिर मैं टू दिस एक्सटेंड मैं डॉक्टर मुसद्दिक की बात को इंडोर्स करूंगा कि काम किसी और का है, किसी और की जिम्मेदारी है, जिसका ब्रंट पाकिस्तान और साउथ एशिया इस वक्त उठा रहा है। देखें, मेरा ये बिलीफ है कि हम लोग बहैसियत कौम बहुत ज्यादा ऑप्टिक्स ड्रिवन हो गए हैं। हम सिर्फ फोकस करते हैं कि जी दरख्त लगाना है तो उसकी फोटो खिंचा दी और दरख्त लगा दिया। हम ऑप्टिक्स हमें बाहर निकलना होगा। हमने ये जो बार बार रिएक्टिवनेस दिखाई हुई है ना, इससे बाहर निकलना होगा और इसमें मीडिया को बड़ा अहम किरदार अदा करना है। बिकॉज शहजाद, अगर आज आप दरख्त लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आप अच्छा, ऑडियो जो है वो शायद फ्रीज हो गया, इनफैक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। हम कोशिश करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब को दोबारा लें और यहीं से गुफ्तगू को आगाज़ करें। अरशीन साहब, हम आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आप माहिर हैं शहरी मनसूबाबंदी की। आपने देखा कि हालिया बारिशों में जो कराची है उसमें कई जो मेन शारा है, मेन आर्टरीज हैं, वहाँ पे इतना पानी जमा हुआ था कि लोग परेशान हुए, उनका ज़ाती नुकसान हुआ जब गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। कितना कंट्रीब्यूशन इसमें क्लाइमेट चेंज का है और किस हद तक हमारी जो मिस गवर्नेंस है उस वजह से ये मसाइल ज़्यादा बढ़ गए? शुक्रिया शहजाद साहब, ये बहुत एक अहम सवाल है। तो ये दोनों डायनामिक्स शामिल हैं इसमें। हमारी अपनी गलतियाँ, आप इनको अगर गलतियाँ कहना चाहते हैं, हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट, जिसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो म्यूनिसिपल गवर्नेंस का है, जिसमें सख्त वीकनेस है एट दी अर्बन लेवल अक्रॉस पाकिस्तान। और सिंध में कराची जैसा शहर, पॉपुलेशन 25 मिलियन देयर अबाउट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस, कि यहाँ पर म्यूनिसिपल लेवल गवर्नेंस के जो इदारे हैं कि वो इतने वीक हैं और रिसोर्सेज के इतने इशू हैं और वो काम नहीं कर सकते सही तरह। ये एक लंबी चौड़ी कहानी है। ये पाकिस्तान के पोलिटिकल इकॉनमी के साथ रिलेटेड है और कराची के और सिंध के अपने पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड है। अब कहाँ तक ये क्लाइमेट चेंज और इम्पैक्ट का सवाल है, कराची में फ्लड्स सदियों से आ रहे हैं। आई मीन फॉर एज लॉन्ग एज कराची हैज़ बिन अराउंड, अगर आप सिंध आर्काइव्स में जाके रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि फ्लड्स, ये शहर जो था ये हमेशा फ्लड्स रिसीव करता था। तो ऐसी कोई अनयूजुअल बात नहीं है इन हिस्टोरिकल टर्म्स। मगर ये सच है कि क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से अब एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन और उसके जो नज़रिए हैं, उसका जो इम्पैक्ट है कराची जैसे शहरों में, वो अब हम महसूस कर रहे हैं। अब डाटा भी ये बता रही है कि कुछ ही घंटों में जो रेनफॉल हुआ है कराची में पिछले कुछ दिनों में, दैट फार एक्सीड्स व्हाट कराची हैज़ बीन यूज्ड टू इन प्रीवियस ईयर्स। और ये जो डाटा ये बता रही है कि इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ डेल्यूज ये बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें जो कंपाउंडिंग रिस्क्स हैं, एक चीज़ जिसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सट्रीम हीट और अर्बन हीट आइलैंड्स और वो सारी चीज़ें। और उस पर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो लोगों की ज़िंदगियों में क्या है, क्योंकि फ्लड्स की तरफ हम गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन हमें नज़र आती है, मगर एक्सट्रीम हीट की जो डिस्ट्रक्शन है बॉडी और हेल्थ पे, वो तो आपको नज़र ही नहीं आती। उस पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, किडनी डिसफंक्शंस, और आम आदमी पे क्या जोर आ रहा है। एक वो फ्लड से रिकवर करते हैं, फिर एक्सट्रीम हीट का साइकिल शुरू होता है, फिर वो उससे रिकवर नहीं हो सकते। तो म्यूनिसिपल लेवल पे जो हमें तवज्जो देनी है, इट इज़न्ट जस्ट अबाउट अर्बन प्लानिंग सिस्टम्स को अब इस तरह रिवाइज करना है कि उसमें हेल्थ सिस्टम्स और सिस्टमिक रिस्क मिटिगेशन और इन सारी चीज़ों पर जोर देना और कनेक्ट करना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल नाउअडेज। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, क्योंकि मेरे ख्याल से सैलाब बारिश तो हमें फिजिकली नज़र आ जाती है कि उसकी क्या तबाही है, लेकिन गर्मी से जब शिद्दत होती है तो वो शायद हम नहीं उस वक्त देख सकते कि उससे ग्रेजुअली कितनी लोगों की सेहत पे फ़र्क पड़ा है। मुर्तज़ा साहब, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं चाहूँगा वहीं से आप बात का आगाज़ करें। आपने एक बात तो कर दी कि जिम्मेदारी जो है वो अब हम पर आ गई है, लेकिन कसूर जो है वो दूसरों का है। जी, और कसूर दूसरों का मैं इसलिए नहीं कहता कि हम ब्लेम गेम पर चले जाएं, बट मेरे ख्याल में हमें इस पॉइंट को और ज़्यादा अग्रेसिवली, विसिफरसली, प्रोएक्टिवली आर्टिकुलेट करने की ज़रूरत है कि द वर्ल्ड नीड्स टू हेल्प एंड सपोर्ट अस। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी आँख से पाकिस्तान को ओझल कर लें। जो दूसरा एस्पेक्ट हमारा है, हमें उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों को हम मिटिगेट कर सकते हैं। और उसमें मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हमें खुदारा ये ऑप्टिक्स ड्रिवन पॉलिसीज से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो हम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होके हर कोई बात करता है दरख्त लगाना ज़रूरी है,
हर शख्स को आप देखेंगे वो दरख्त लगाते हुए अपनी तस्वीर लगा देगा, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें अपने करिकुलम में, हमें अपने सोशल डायलॉग में इस चीज़ को एम्फसाइज करने की ज़रूरत है कि शहरी उन दरख्तों को ओन करें, उनको अडॉप्ट करें, क्योंकि दरख्त लग जाता है, उसको लुक आफ्टर कोई नहीं करता, उसको पानी कोई नहीं देता, उसको जो देखभाल करने की ज़रूरत है वो कोई नहीं करता, जो कि एक अबैंडनमेंट समझ लें आप सोसाइटी की है। मैं बार बार ये एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हमें ओनरशिप लेनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो जो खामियाजा है वो हम खुद भुगत रहे हैं, कोई और नहीं भुगतेगा। वी आर फेसिंग इट। तो मैं एम्फसाइज ये करना चाहूँगा कि हमें उस ऑप्टिक्स ड्रिवन और रिएक्टिव पॉलिसी से बाहर निकलना चाहिए। हम सब कहते हैं कि जी प्लास्टिक माहौल के लिए ख़राब है, लेकिन हम सब के पास वो प्लास्टिक की बॉटल्स मौजूद होती हैं जी, हम सब के हाथ में वो थैलियाँ मौजूद होती हैं। कराची के हवाले से कहा जाता है कि वो एक प्लानिंग डिजास्टर है, और ये सालों साल से है कि हमने इमारतें खड़ी कर दी, नालों पे खड़ी कर दी, अब हम कहते हैं कि उन नालों को एक्सपेंड कैसे करें। ये कितना बड़ा इशू है, और इसके अलावा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या तजावुजात हैं गैर कानूनी नाजायज, वो कितना बड़ा मसला है इस वक्त कराची के लिए? शहजाद, मैं समझता हूँ उसको कराची के पर्सपेक्टिव नहीं, अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख लें जी, आप इस्लामाबाद तो बिल्कुल नया शहर है, वेल प्लान शहर है, आप इस्लामाबाद की सूरत हाल भी देख सकते हैं। मुसद्दिक साहब आपको गिलगित बल्तिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का बता रहे थे। मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने ओवर द ईयर्स चूंकि इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा, नतीजा ये हुआ कि आपने रिवर बेड में आपने वाटरवेज को चोक किया, और वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शंस किए, और वो आपने रूरल एरिया में भी किया, वो आपने अर्बन एरिया में भी किया, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अब इसको एड्रेस करने के लिए जहाँ जहाँ लेट से तामीरात हो गई हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कराची शहर के अंदर जब 2020 में बारिश हुई थी, पहली बार ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कराची शहर में आपको नजर आया, तो फैसला किया गया कि गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाले को इंक्रोचमेंट को खत्म करेंगे और इसको रीडू करेंगे जी। वो तमाम लोगों को डिस्प्लेस करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं आपको फिगर कोट करना चाहूंगा शहजाद साहब कि उन 3 नालों को रिहेबिलिटेट करने की जो कॉस्ट थी वो 25 बिलियन रुपीस थी। उसके बाद उन लोगों को रिलोकेट करने के लिए जमीन दी गई, और उन लोगों को आप पैसे दे रहे हैं ताकि वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें, विच इज अनदर to 25। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि कराची शहर के सिर्फ 3 नालों पे आपको चीजों को मूव करने, बेहतर बनाने के लिए और लोगों को रिलोकेट 50 अरब रुपए आपको खर्च करना पड़ा। और ये आपने इसलिए कर लिया कि वहाँ पे गरीब लोग बसते थे, तो सरकार ने अपनी तलवार या अपने डंडा चलाया और आपने कार्रवाई कर ली। लेकिन ये जो वाटरवेज हैं, ये आपको पाकिस्तान भर में ऐसे इलाकों से भी नजर आ रहे हैं जो कि आपके फाइनेंशियल कैपिटल हैं, आपके फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स बैठे हुए हैं, सनतें वहाँ पर हैं। इसमें साहब ये अमाउंट ऑब्वियसली केएमसी लेवल पे तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर ये किया जा सकता है। 25 अरब रुपए आप कह रहे हैं, अगर हमने इसको फ्यूचर को मद्देनजर रखना है कि लोगों का अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो हर बारिश में, और फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस से जो नुकसान उठा रहे हैं, उससे बेहतर हम उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके इन नुकसानात से बच रहे हैं। तो प्रोविंशियल लेवल पे तो ये पॉसिबल है। नहीं, मैं शहजाद आपको बताऊं कि कराची शहर में सिर्फ 3 नाले तो नहीं है ना, कराची शहर में 550 नाले हैं। देयर आर 550 वाटरवेज। तो जब आप इसको करने जाएंगे तो जो फिजिकल इम्पैक्ट है इसका वो इतना मैसिव है, इतना ह्यूज है कि मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट तीनों भी साथ आ जाएंगी तो इट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम ऐलान तो कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में फाइनेंशियल लिमिटेशंस होंगी, और दैट इज वेयर द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस नीड्स टू कम फॉरवर्ड कि वो जो क्लाइमेट फंड में कहते हैं कि यार ये चीज करने की जरूरत है, वी नीड दैट एस्पेक्ट टू बी एड्रेस। दुबई तो बिल्कुल नया शहर है जी, न्यूयॉर्क हो गया, ह्यूस्टन हो गया, यूरोपियन मुख्तलिफ शहर देख लें, या हमारे पड़ोस में मुंबई को आप देख लें, जिसका बारिश साल भर होती है, उसका रेन साइकिल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने देखा कि इन तमाम ममालिक को जो कि तरक्की याफ्ता है, तरक्की पजीर नहीं है ये, आपने वहाँ पे इसके असरात देख लिए। तो मैं ये समझना आसान सोल्यूशन किसी तरक्की पजीर शहर के लिए चैलेंज मैं चाहूंगा थोड़ा आगे जाके फिर हम आपसे पूछेंगे कि अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कराची के लिए। मैं जरा सिर्फ मैं चीज एम्फसाइज करना चाह रहा था। मैडम आई थिंक नौशीन बात कर रही थी,
हमारे पास पिछले 90 साल का डेटा है कराची शहर में। कराची शहर में पिछले 90 साल के डेटा में अगस्त के महीने में इतनी बारिश कराची शहर में नहीं हुई। हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली अगर आप देखते थे तो मॉनसून सीजन कराची शहर में जून जुलाई में होता था, एंड दैट यूज्ड टू बी इट, एंड अगस्त यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ ए ड्राई मंथ, और आपकी एवरेज अगर आप निकालते हैं तो 4 से 5 मिलीमीटर बारिश होती थी। लेकिन अब की बार उन 3 रोज में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा थोड़ा डिस्कशन को अब आगे बढ़ाएं। सही है मेहर साहब, ऑब्वियसली आप आबाई वसाइल के एक्सपर्ट हैं। अब मैं इस प्रोग्राम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ भी रहा था, कुछ वीडियोस भी देख रहा था, उसमें किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा जितना पानी अब पाकिस्तान में आ रहा है, वैसे तो पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता था कि 2025 में हम वाटर स्केर्स कंट्री बन जाएंगे, क्योंकि फीकस जितना पानी चाहिए वो नहीं होगा हमारे पास पीने के लिए फ्रेश वाटर। लेकिन अब सैलाब से, बारिशों से जितना पानी आ रहा है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर हम उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको यूज कर सकें। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारा पानी तो सारा वेस्ट हो जाता है। हम तो इस वक्त ये कह रहे हैं कि इस पानी से बचा कैसा जाए। क्या रियलिस्टिक है ये थॉट? जी, ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, और मेरे ख्याल में जो ये हर साल फ्लड सीज़न के अंदर इस किस्म की सिचुएशन जैसे कि हमने 2022 में भी देखी, और अब हम दोबारा जो है वो हमें उसका सामना है, तो वो हमें इस चीज़ को बार बार जो है वो याद दहानी करा रही है कि कहीं कुछ ऐसा करने वाला है जो हम नहीं कर रहे। और वो सादा लफ्ज़ों में ये है कि जब हम माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो ये नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोज़ या वाटर का जो पैटर्न है उसको जब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो ज़्यादा इरेटिक हो रहा है, और यानी वो वाले इवेंट्स जो कि पहले कभी शाज़ो नादिर हुआ करते थे वो अब काफ़ी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है तो वो होते चले आ रहे हैं। तो फिर ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपने जो है वो कंट्री के अंदर पानी को रेगुलेट करने की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जिस टाइम के ऊपर हमारे पास जो है वो अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड मैनर में एक ह्यूज क्वांटम ऑफ वाटर अवेलेबल हो जाए तो उसका हम ज़ख़ीरा कर सकें, और उस पानी को बजाय इसके कि वो पानी हमारे लिए नुकसान का बायस हो तो हम उस पानी को कंट्रोल कर सकें। अभी मैं आपको सिर्फ जस्ट एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिए एक स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करूं तो ये इस साल फ्लड सीज़न के अंदर जो हमारा बुहरा अरब के अंदर पानी का जो अखराज है वो कोई तकरीबन 10 से 11 मिलियन एकड़ फीट के करीब है, और इस वक्त हमारे जो 2 यानी ये बड़े रिजर्वायर्स हैं जी, वो इस वक्त अपनी तकरीबन कैपेसिटी के ऊपर फिल हो चुके हैं। तरबेला इज़ वन ऑफ देम। जी हाँ सर, तरबेला और मंगला रिजर्वायर्स, और तरबेला तो तकरीबन 100% फिल हो चुका है, और मंगला भी कोई अराउंड 80% के करीब फिल हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास आज ये कैपेसिटी होती पाकिस्तान के पास पानी को ज़ख़ीरा करने की, तो यही पानी ना सिर्फ नीचे जाके नुकसान का बायस न बनता, बल्कि आने वाले रबी के सीज़न में जो कि विंटर क्रॉप का सीज़न है, ये पानी हमारे पास अवेलेबल होता, जिसको हमने पसंदाज करके रखा होता, और हम इसे अपनी फसलात को उगाते। जो हमारा ज़ेर काश्त रकबा है उसमें पानी की कमी का जो कि अपना वो शिकार हो जाता है, तो वो भी हम पानी की कमी से बच जाते। मैं एक और पॉइंट की तरफ जो है वो आपकी ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक अगर हम पीछे देखें अपनी हिस्ट्री में, तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक जो है वो ऑर्डिनरीली जो है एक किस्म की जहानत दी हुई है कि जिस किस्म की क्राइसिस या बहरान का वो शिकार होता है तो वो अपने आप को बचाव के लिए उसके डिफरेंट तरीक़ाकार निकालता है। अगर आपको पिछले 100 से 150 साल की अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमारे दरियाओं के अंदर काफ़ी फ्लड्स आया करते थे, जो कि माहौलियाती तब्दीली के टाइम से पहले की अगर हम उसको कर लें, तो दरियाओं के फ्लड्स को हैंडल करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से लेके ऑनवर्ड्स पाकिस्तान बनने के बाद भी हमने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त कर लिया। यानी दरिया के सैलाब को दरिया से बाहर जाने फ्लड्स आ रहे हैं वो नॉन रिवराइन फ्लड्स। एग्जैक्टली। तो मैं सिर्फ आपके साथ जो है वो अभी की ये आज दोपहर 12 बजे का अगर मैं डाटा आपसे शेयर करूं तो हमारे पास इस वक्त दरियाए सिंध में जो सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पास हो रहा है वो इस वक्त सूबा सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पे है, जो कि बेसिकली हाई फ्लड कैटेगरी के अंदर है, और 5,47,000 क्यूसेक पानी वहाँ पहुँच रहा है, और 5,11,000 क्यूसेक के करीब वहाँ से पानी का अखराज हो रहा है। यानी 5 लाख की क्यूसेक के बहुत बड़े पानी के रेले के गुजरने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह गुड्डू बैराज भी इंटैक्ट है, और गुड्डू बैराज के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर रिवर इंडस के जो फ्लड बंड्स हैं वो भी पूरे तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और वहाँ से जो है वो सैलाब बाहर नहीं जा रहा। अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके पिछले 25-30 साल या कुछ तकरीबन 50 साल का पीरियड लेते हैं, जिसके अंदर ये ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना आया है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कुछ कंट्रीज़ ने किस तरीके से रोल प्ले किया, कुछ ने नहीं किया, हमारे पास इंटरनल भी चैलेंजेस थे, पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन अब अगेन वही कोर्स हमें अडॉप्ट करना है कि जो एक जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स है
मैनकाइंड की हिस्ट्री में कि आपको जिस किस्म की क्राइसिस होती हैं आप वैसा ही रिस्पॉन्स कन्फिगर करते हैं। तो आज की क्या क्राइसिस है? ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से आपके पास अनप्रिडिक्टेबल मैनर में रेनफॉल्स हो रही हैं, ड्राउट्स आ रही हैं। तो आपने उनसे बचने के लिए क्या करना है? एक होलसम जर्नी है जो आपने करनी है। ये कभी ओवरनाइट फिक्स नहीं होगी। हम सारे लोग वाइज हैं, जितने भी लोगों की यहाँ पे बातचीत होगी वो सारे लोग इस बात को समझते हैं। करने की क्या ज़रूरत है कि एक जो है वो इंटीग्रेटेड मैनर में ये इस इशू से जो है वो हमें अपने आप को नबर्द आज़मा करना है। और उसके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटरशेड्स में हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकते हुए फॉरेस्टेशन करनी है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से बचाने के लिए एक तो ये है कि हम पूरी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ग्लेशियर्स को मॉनिटर कर सकते हैं ताकि उनके अंदर अगर कोई जो है वो ग्लोफ का इवेंट होना है तो हम पहले से आगाह हों। और मतलब हम प्रिपेयर कर सकते हैं, रोक नहीं सकते ना जी, क्योंकि कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को 2018 में एक रिसर्च थी कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो पाकिस्तान के 35% ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। अगर 2 डिग्री तक जाएगा ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो तकरीबन 60-65% हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। हाउ डू वी स्टॉप दैट? जी, ये अब देखें ना, ये जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स का जान लेना काफ़ी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारे लिए एक मशल राह है कि हमने गोइंग फॉरवर्ड अपने लिए क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि ये जो कुछ सिचुएशन अराइज कर गई है वो उससे बचने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो ये सारी गुफ्तगू हुई है, हमें इसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग की ज़रूरत है और हमें अपने जहाँ तक हमारा कंट्रोल है उस सिस्टम के अंदर हमें जो है वो रेजिलियंस ऐड करने की ज़रूरत है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर लैंड यूज़ है, लैंड यूज़ को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कहाँ पे जो है वो हाई रिस्क जोन्स हैं, कहाँ मीडियम रिस्क जोन्स हैं फ्लडिंग के हवाले से, कहाँ लो रिस्क जोन्स हैं। हाई रिस्क जोन्स के अंदर हमें स्क्रूपलसली इस चीज़ को गार्ड करना होगा कि उस जगह पे किसी किस्म की परमानेंट इनहेबिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो लो रिस्क जोन्स हैं वहाँ पे आप इस किस्म के काम कर सकते हैं। ये लॉ इन्फोर्समेंट का भी मैटर है, ये पॉलिटिकल विल का भी मैटर है, ये लोगों की अवेयरनेस का भी मैटर है। इसके अंदर जहाँ तक साइंटिफिक मैं अगर आपसे शेयर करूँ बेसिस की बात है तो साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। हमारे कंट्री के अंदर भी ऐसी बात नहीं है कि हम कोई मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट नहीं है तो हमें इसकी जो है वो एक्सटेंट्स का पता नहीं है। हमें इसकी एक्सटेंट्स का ये पूरे तरीके से पता है। अब ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि वो स्टेप जो कि हमें लेना है, जो कि हम माजी में लेते रहे हैं, वो अब हमें क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो के अंदर जो स्टेप्स लेने रिक्वायर्ड हैं वो अब हम शुरू करें। और ये जर्नी है, ये इस जर्नी के ऊपर जो है वो अगर हम चलना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बहुत जल्द ही काबू पा लेंगे। सही, आप कुछ ऐड करना चाहें अली साहब? मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि हमारी जो सूरत है पाकिस्तान की बहुत चेंज हो गई है। चंद साल पहले तक हमारे पास जितने फ्लड्स आते थे वो इंडस में आते थे, रिवराइन फ्लड्स होते थे जी। अब जब हम बात कर रहे हैं वो नॉन रिवराइन फ्लड्स की कर रहे हैं, चकवाल हो या बनेर हो या चित्राल तो है नहीं वहाँ पर, ठीक है। और जो रिवर बेस्ड फ्लड है, जो पानी अभी बनने शुरू हुए हैं रिवर्स में, वो अब होने शुरू हुए हैं। दिस इज द सेकंड वेव ऑफ फ्लड्स। अच्छा, अब जो नॉन रिवराइन फ्लड्स आते हैं तो क्या आप डैम जो है चकवाल में बनाएंगे, क्या आप कराची में बनाएंगे, क्या आप चित्राल में बनाएंगे, बुनेर में बनाएंगे, स्वाद में बनाएंगे? देखिए ये बहुत डिस्पर्स्ड है। हमारी जो ओरिजिनल प्लानिंग थी कि फ़लान जगह पे बनाएंगे, ये उसके साथ टैली नहीं करता। थोड़ा सा रियलिटी चेक होना चाहिए। पिछले 30 साल का डेटा ये कहता है कि पाकिस्तान में रेनफॉल कम हो रही है मगर टोरेंशियल रेंज बन रही है, ठीक है। चंद घंटों में या चंद दिनों के अंदर ज़्यादा बारिश होगी चंद लोकेशंस के ऊपर। कोई 30 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त भी ड्राउट चल रहा होगा, ठीक है। 60-70 के करीब ऐसे हैं जहाँ पे फ्लडिंग हो रही होगी। तो ये पाकिस्तान के डाइवर्स चैलेंजेस हैं। जो मेरे अर्ज़ करने का मतलब है, जैसे मानसून पैटर्न चेंज कर रहा है। अब ज़रा देखिए, गिलगित चित्राल व नॉन मानसून एरियाज, अब अपर इंडस बेसिन में उन रीचेस में मानसून ने पहुँचना शुरू किया। सही। अब अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट वेव ऑन अ ग्लेशियर्स एंड अ रेन, दिस रिजल्ट्स इन ग्लोफ। अब बुनेर में जाएं तो बुनेर जो है सेमी एरिड जोन है, वो मानसून रीजन नहीं था। अब जब मानसून वहाँ पे जाता है तो जो उसका टिपिकल सीजन था बारिश का, तो मार्च में ख़त्म हो जाता था, कम बारिश का। अब हैवी रेंज आ रही है उस वक्त जब नहीं जानी चाहिए थी। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ट्रेड ऑफ्स हैं। शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पैटर्न चेंज हो रहा है ना टोटली। शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमने एक बनाया NFPP4, वो कुछ 225-30 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट है वाटर मैनेजमेंट का। उसमें स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल सोल्यूशन। सही। स्ट्रक्चरल सोल्यूशन में डैम है जिसको प्रॉब्लली $14 बिलियन की पता नहीं क्या कॉस्ट एस्टिमेटेड है इस वक्त। मगर जो फेज़ 1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो वाटर शेड की मैनेजमेंट थी।
अगर वो हो तो ये जो आपको मड स्लाइड्स, जो बोल्डर्स नीचे आते नज़र आ रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन होती नज़र आ रही है, वो इतनी ना नज़र आए। सो जो टॉप प्रायोरिटी बनती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वो ये है कि फ़ेज़ 1 में जो उसमें दिए हुए हैं नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, पर्टिकुलरली वाटरशेड मैनेजमेंट, उसके इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करें। वो डैम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जब किसी मुल्क के पास पैसे कम हो जी, मैं ये नहीं कहता कि डैम ना बनाए, जब अगर पैसे कम हो तो अपनी प्रायोरिटीज बनानी। डैम्स की एक तो कॉस्ट भी है, फिर लोगों को वहाँ से मोबिलाइज करना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एरिया है, सबसे ज़्यादा रिच एरिया है, वो वेस्टलैंड बनता जा रहा है, गिलगित चतराल से लेकर स्वात और बुनेर तक। तो इसके लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, दैट है टॉप प्रायोरिटी कपल्ड विद द गवर्नेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और उससे होने वाली तबाही पर। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक तो हम प्रिपेयर्डनेस पे बात कर रहे हैं ना कि क्या अब अनकन्वेंशनल तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने आप को प्रिपेयर करें, लेकिन जो यहाँ पे भी बात हुई, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैन दिस बी रिवर्स्ड? मतलब पाकिस्तान खुद क्या ऐसे इकदाम ले सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकें? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है शायद वो लेस देन 1% है, तो हम उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन क्या फिर हम ऐसे इकदाम उठा सकते हैं, चाहे वो फॉरेस्टेशन हो या दीगर इकदाम, जिससे हम क्लाइमेट को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं अपने लिए? ये पॉसिबल है या नहीं? अब जी शुक्रिया इकबाल साहब। क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है वो तो हम पिछले काफ़ी सालों से देख ही रहे हैं। उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन 0.9% है, जो सारे जो शुरका हैं वो समझते हैं और जानते हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे अंदाज़े में है कि हम बीइंग अ वाटर स्टूडेंट, आई जस्ट वांट टू से कि जो पाकिस्तान में रिसर्च बेस्ड जो फ्यूचर प्रिडिक्शन हमको करनी चाहिए विद दिस सिनारियो विच इज़ हैपनिंग ऑन एंड ऑफ, उसके लिए हमें डाटा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। शाह साहब ने और तौक़ीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वाटरशेड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मुझे जो शिकवा है अपने डिपार्टमेंट से कि वो लोग वाटरशेड लेवल पर डाटा कलेक्शन में बहुत पीछे हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले उस वाटरशेड का फ़्लो हमारे पास होना चाहिए, वहाँ पर मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब डैम बनता है तो वहाँ उन वाटरशेड्स के लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो वाटरशेड्स हैं जो साइलेंट हैं, जो और एकदम से उनमें कुछ ना कुछ तबाही हो जाती है, तो अगर वाटरशेड मैनेजमेंट होगी जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, अदर देन वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन, तो उस जैसे सारी दुनिया में वाटरशेड मैनेजमेंट होती है, डेफिनेटली उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम इस तरह अब जैसे हमारे पास आइडेंटिफाइड हो गए कि इन वाटरशेड्स में इस किस्म की तबाही हुई है, तो फ्यूचर में हमें कम से कम कुछ ऐसी ज़रूरत होगी कि अगर हम इस फ्लड को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हमारे पास कोई ना कोई डाटा उन एरियाज़ का जो इस वक्त बड़ी ख़राब हालत में हैं, तो शायद हम उनके लिए फ्यूचर में काम कर सकें। मेरा एरिया है हाइड्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलिक मॉडलिंग। इस मॉडलिंग में हमें हर वक्त डाटे की ज़रूरत होती है, और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ और ख़ुद हम भी इस बारे में बहुत ज़्यादा आपस में जो हम डिस्कशन करते हैं कि हमें अगर डाटा अवेलेबल हो, चाहे वो पीएमडी का हो, चाहे वो वापडा से हो या कहीं से हो, तो चाहे वो फ्लूवियल फ्लड हो या फ्लूवियल फ्लड हो, कि क्या हाउ विल दिस हेल्प, क्या ये करेंगे तो फिर अगर डेटा बेहतर होगा तो उससे क्या कर सकेंगे हम? उससे हम ये करेंगे कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इफ़ एक्स अमाउंट ऑफ रेन हैपन्स इन दिस एरिया, तो इतना फ्लड आ सकता है। ये एक वेरी नॉर्मल थिंग है जो हम इसमें करते हैं अपनी हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग में, कि लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर जैसे मैंने कराची का ये ड्रेनेज सिस्टम जो गुजर नाला जो मेयर साहब अभी फरमा रहे थे कि हमने इसको इम्प्रूव किया, तो वो मैंने ही डिज़ाइन किया था और वो उसको 100 ईयर रिटर्न पीरियड के ऊपर डिज़ाइन करके किया, तो इस बारिश में भी वो ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर पॉसिबल है वो हमने की हैं और वो सारी दुनिया में होती हैं। तो अगर हम डाटा मैनेजमेंट को थोड़ा सा फोकस कर लें
तो और स्पेशली वाटरशेड लेवल पर, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होगा लेकिन लोगों की जान बचाएगा, लोगों की जो वो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ बचेंगी, और इस किस्म की जो सिचुएशन जो बार बार क्रिएट होती है उसमें कम से कम कमी आएगी। और इसके अलावा जो एक तो ये हो गया जो फ़्लो की मैंने बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आफ्टर मैथ ऑफ इट हमने मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पर कितने कॉन्फ्रेंसेस किए हैं जी। हमने इसको जब जो हमने लेसन सीखे, फ़र्ज़ करें 2010 के हिसाब में या 2022 के हिसाब में, हमने उसको मिटिगेट करने के लिए कोई प्रैक्टिसेस नहीं किए। आई वाज टॉकिंग टू प्रोफेसर नौशीन एज वेल कि हम समझ भी रहे हैं कि आगे ख़राबी और आ सकती है, लेकिन क्या हमने उसको मिटिगेट करने के लिए बहुत बड़े कोई प्लान्स बनाए, कोई कुछ किया? कोई ऐसी चीज़ जो मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, लेकिन आप लोग सारे लर्नर्ड लोग यहाँ बैठे हैं तो, और स्पेशली मिनिस्टर साहब भी हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं ये चाहता हूँ कि अब तो जो हो गया इसको इसी से लेसन लर्न करते हुए हम मिटिगेशन के लिए कोई कॉन्फ्रेंस या कोई चीज़ कर सकें जिसमें मैं आप सब मिलकर कोई एक सोल्यूशन बना सकें कि जो जिस एरिया में हुआ है उसको अगर अवॉइड करना है इन फॉर द नेक्स्ट समर व्हेन इट हैपेंस, गॉड फॉरबिडन, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। सही। मैं तो ये 2-3 सवाल अब आपके लिए हैं। चीज़ें हैं जो मैं, एक तो डाटा मैनेजमेंट, सही है जी, और मिटिगेशन के हवाले से। डॉक्टर साहब एक तो मिटिगेशन के हवाले से बताइएगा, दूसरा अभी वजीर आजम साहब जब गए थे जीबी तो वहां पर उन्होंने कहा था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हमें $188 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने देने का कहा था 2018 में। $60 मिलियन हमें मिले थे, वो हमने जब 2022 के सैलाब आए उसको बिस में हमने डाइवर्ट कर दिया। तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से कहा जाता है कि अभी आप लोगों की जान और उनका जो घर बार है वो बचा सकते हैं अगर पहले से आप जो है पता लगा ले कि क्या किस किस्म की तबाही होने वाली है, उस पर क्या हो सकता है। दूसरा, जैसे अभी आपकी हुकूमत का एक प्रोग्राम है 2047 का, उड़ान पाकिस्तान के $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है अगर क्लाइमेट जो है वो इसी तरीके से तबाही फैलाता रहा। तो हमें यहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट दिखाने की जरूरत है ना। और हम जब बेसिक चीजें देखते हैं इस मुल्क में कि टैक्स कलेक्शन का मामला हो, रोमन एम्पायर से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज भी हम अपने मुल्क में रिट ऑफ द स्टेट कायम करके टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे। हम जो है डिफॉरेस्टेशन को रोकने में नाकाम रहे हैं। कल भी जो है लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमें जो है वो जंगलात की कटाई से क्यों रोका जाता है। इसी तरह तजावुजात हो, चाहे वो रिवर बैंक पे हो, अर्बन एरियाज में हो, वो भी होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसको अपनी रिट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और बुनियादी चीजों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। जी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग और सेर हासिल गुफ्तगू हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो एक एक लाइन का तबसरा जो बातें हुई हैं उन पे करके फिर आपकी सवाल के जवाब पे आ जाऊं, अगर इजाजत हो तो। जी, प्लास्टिक की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। ये प्लास्टिक बॉटल्स जो आपने हाथ में पकड़ी हैं, या इस्लामाबाद में जो आपने लिफाफों पे, वो जो दुकानों से लिफाफे लेकर जाते हैं जिन पे आपने बैन लगाया सिंगल यूज, आपको मालूम है कि ये 100% रिसाइक्लेबल है? क्या आपको मालूम है कि वो चीज प्लास्टिक की जो 100% रिसाइकल हो चुकी है, हो सकती है, उसे आपने बैन कर दिया है? लेकिन अब मैं आपको बताता हूं वो क्या चीजें हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकती, जिनका नाम भी नहीं कोई लेता। मैंने तो आज तक नहीं सुना, हर मीटिंग में जाता हूं कभी नहीं नाम सुना। ये जो हमारे चिप्स के पैकेट हैं या चॉकलेट्स के पैकेट्स हैं या पेरिशेबल गुड्स आपको नजर आती हैं हर पेट्रोल पंप के ऊपर, वो लिफाफों में पड़ी हुई जो प्लास्टिक के लिफाफे हैं, भाईजान ये नॉन रिसाइक्लेबल हैं। ये रिसाइकल हो ही नहीं सकते, कम से कम हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे। लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े सेठों के हैं, इस वजह से इसका जिक्र कभी कोई नहीं करेगा। ये जो बच्चों के डायपर्स हैं, ये रिसाइकल हो ही नहीं सकते। लेकिन मैंने आज तक नहीं किसी से सुना कि भाई इनकी भी बात की जाए कि इनको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इकट्ठा करना है, कैसे सॉर्ट करना है। चिप्स विप्स के पैकेट जो हैं वो तो मेल्ट हो जाते हैं, यानी उनको आग लग जाती है मेल्ट होने से पहले, इस वजह से तकनीकी तौर पे वो सेपरेट ही नहीं हो सकते। लेकिन कोई जिक्र नहीं है। बैन हमने क्या किया? सही है, तो इस हवाले से अवेयरनेस होना भी बड़ा जरूरी है, इक़दाम लेने चाहिए। ठीक है जी, नहीं सुन लीजिए, जो अहम बात है कि बैन हम उस चीज को कर रहे हैं जो 100% रिसाइकल हो सकती है, और जिक्र उसका नहीं कर रहे जो बिल्कुल रिसाइकल नहीं हो सकती। लेकिन चलें,
ये तो है ही। अभी मैं आपको वो गालिब का मिसरा है कि रोऊं जिगर को या पीटूं जिगर को मैं, वो पता नहीं क्या गलत, तो गालिब का शेर नहीं पढ़ा जा सकता, तो इसको बात को छोड़ते हैं। मगर सुनने में मैंने नहीं आया। अभी मुझे पता चला कुछ दिन पहले कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए हमारे पास $4 लाख हैं। मैं वजीर हूं वफाकी, ये 1-2 हफ्ते में मैं पता नहीं कर सका कि ये $4 लाख किधर गए, खर्च हुए या नहीं हुए, इसकी आउटकम्स क्या थी और इनको कैसे खर्च करना है और इनका प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से क्या ताल्लुक है। और ये अब चल रहा है, पता तो हम कर लेंगे जिस चीज के पीछे पड़ जाएं। शहजाद इकबाल साहब, आपको पता है, खुद ही आके अगर मैं ऐलान कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि पीछे तो मैं पड़ गया हूं। इसी तरह एक $3.5 लाख का प्रोजेक्ट है जो अर्बन प्लानिंग के ऊपर है। जब वो प्रोजेक्ट मैंने देखना शुरू किया तो किसी ने कहा कि इसके लिए हम कंप्यूटर खरीदेंगे, फिर एक कुर्सी खरीदेंगे, फिर एक मेज खरीदेंगे। मैंने कहा यार, पॉलिसी बनाने के लिए कुर्सी और कंप्यूटर की जरूरत है? सारी जिंदगी मैं ये काम करता आया हूं। तुम्हारे पास $3.5 लाख हैं, तुम मुझे ये बताओ जो 10 करोड़ रुपया बनता है कि वो अर्बन पॉलिसी किधर है? सही। मुझे पॉलिसी चाहिए जिसके लिए पैसे लिए गए हैं, कंप्यूटर या दफ्तर या उसका रेंट नहीं चाहिए। लेकिन जिस मुल्क के अंदर आपको ना प्लास्टिक का हिसाब मिल सके, ना आपको अर्बन प्लानिंग का हिसाब मिल सके, और एक के बाद एक बड़ा कंसल्टेंट जो है वो कभी एक इदारे से, कभी दूसरे इदारे से, कभी तीसरे इदारे से आ रहा हो, मैं कर रहा होता तो फिर लोग परेशान होते। लेकिन जब एक फेडरल मिनिस्टर बैठ के ये बात कर रहा है तो लोग तो फिर मेरे ख्याल से बाल ही नोच लें अपने। नहीं, लोगों को खुश होना चाहिए। लोगों को मैं ये एतमाद दिलाना चाहता हूं। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूं कि दिस शैल एब्सोल्युटली स्टॉप, एब्सोल्युटली। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और न्यूज हेडलाइंस के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। फिर हल के हवाले से बात करेंगे कि इन हालात में हमारे पास हल क्या है, कैसे हम लोगों की जान और माल को महफूज बना सकते हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।